तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मदर्स मूवी के बारे में, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज किया गया है 12 मई को। और आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। इसकी स्टोरी आपको एक्सप्लेन करेंगे, प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, साथ ही साथ स्टार प्रोडक्शन, साथ ही साथ एक-एक जितनी भी अपडेट है उन सभी के बारे में बात करेंगे और क्या परफॉर्मेंस इसका रहने वाला है। और साथ ही साथ लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है, इसीलिए हम इस पर एक तरह से वीडियो लेकर आए हैं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल जानना चालू करते हैं। स्टोरी सबसे पहले हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि आज हम जानेंगे द मदर्स मूवी के बारे में। द मदर्स एक 2023 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन निकी कोरन ने किया है, जिसने एक स्टीन ग्रीन की एक कहानी और मिशन ग्रीन और एडियन ब्लॉफ और पीटर गॉस ने लिखी है। फिल्म में जेनिफर फॉज और जोनिफर फ्लीर और ओमर हार्डविक और लूजी पेज और गोल कोशन वेनर शामिल है। मुख्य रूप से मूवी का जो डायरेक्शन है वो किया है निकी कारोल ने, साथ ही साथ स्क्रिप्ट राइटिंग इसकी की है मुख्य रूप से मिस ग्रीन और एडियन ब्रॉस और पीटर ग्रेंस ने। स्टोरी जो है मिस ग्रीन की है, साथ ही साथ इसकी प्रोडक्शन में एक तो साथ पटोरा है एनी ग्रोडियन थॉम्सन ने, जेनियर लॉफेज और बेनी मिद्रन, रॉयल ली और मार्क ईवर, साथ ही साथ मेरी यू और मिशन ग्री। मुख्य रूप से अभिनेता इसके अंदर आपको जेनिफर लॉपेज देखने को मिली है, जो फॉर फ्यूचर, और साथ ही साथ आपको इस मूवी में ओमियर हार्डविक और वोल्गेरियन सुवर्डन आपको मुख्य रूप से देखने को मिली है। साथ ही साथ सिनेमेटोग्राफी का काम इस मूवी के अंदर संभाला है बेन रिचमन ने, साथ ही साथ इसकी एडिटिंग की है डेविन कोर्स ने। मुख्य रूप से इसमें संगीत एक ट्रैक इसकी तैयार की है जर्मन फोर्क ने। प्रोडक्शन कंपनी न्यूरो प्रोडक्शन विटिया एंटरटेनमेंट, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको नेटफ्लिक्स पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिला है। 12 मई 2030 को ऑफिशियल रूप से तकरीबन मदर्स डे के एक दो दिन पहले ऑफिशियल रूप से इसे लॉन्च किया गया। तकरीबन इसकी लेंथ 117 मिनट है और मुख्य रूप से इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ इसे हिंदी के अंदर भी रिलीज़ किया गया, और इसकी जो लैंग्वेज है ऑफिशियल रूप से वो इंग्लिश है। साथ ही साथ द मदर्स को नेटफ्लिक्स द्वारा 12 मई 2023 को रिलीज़ किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ मुख्य रूप से द मदर्स को नेटफ्लिक्स पर 12 मई 2023 को रिलीज़ किया गया। इसकी स्टोरी के बारे में बात की जाए तो एक नाम अमेरिकन सैन्य संचालक, जिसे द मदर के नाम से जाना जाता है, पूर्व एस वेरिएंट डीलर और हथियार डीलर हेक्टर एल्बोर के बीच हथियारों की तस्करी का सौदा करता है। साथ ही बताया जाता है वे दोनों रोमांटिक रूप से जुड़ते हैं और गर्भवती हो जाती है। पता चलने के बाद वे बाल तस्कर से भी शामिल हो जाती है। वे मुर्गवीर बनने के लिए FBI से संपर्क करती हैं। एक विशेष एजेंट क्रूज द्वारा द मदर्स को FBI की सुरक्षा घर से पूछताछ की जा रही है और लोगों संपत्ति पर हमला करता है और ब्रुज को गोली मार दी जाती है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है, और अन्य FBI एजेंट मारे जाते हैं। द मदर्स को उसकी जान बच जाती है और देर से आने वाले बम बनती है, और लेबन ने बाथरूम में उसका सामना किया और विस्फोटक से बाहर निकलने से पहले उसके पेट में चाकू मार दिया था, और कड़ी परीक्षा के बाद मां ने अस्पताल में एक लड़के को जन्म दिया। CAS एनर विलियम्स ने द मदर्स को सूचित किया था और लोवेस का सब सुरक्षित घर में बरामद कर दिया गया था। उसके बच्चे को उसकी रक्षा के लिए एक पालक परिवार के साथ रखा गया, ये समझते हुए कि उसके बच्चे उसके साथ अभी भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, और ये समझते हुए कि उसके बच्चे उसके साथ कभी भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, वह अपने माता पिता के अधिकारों को माफ़ करने के लिए सहमत हो जाती हैं और माँ को उससे मिलने जाती है, लेकिन 3 शर्तें देती है। जितना संभव हो सामान्य जीवन होगा, और एक तरह से उसे हर जन्मदिन पर अपने बच्चे की तस्वीर मिलेगी, जो कि अगर बच्चा कभी मुसीबत में हो तो उसे फ़ोन करना, और माँ अगले 12 सालों के लिए आजकल में एक दूरस्थ केबिन में खुद को एकांत में रखती है, जब तक कि होवेज में से मिलने के लिए क्रूज उनसे संपर्क ना कर ले। क्रूज ने उसे सूचित किया कि वे NTBS ने वैक्सीन वॉलवेयर के कुछ आदमियों को एक से भड़ फोड़ दिया है और उन्हें वॉलमेयर के कुछ आदमियों का भांडा फोड़ दिया है और उन्हें
उनके बच्चे की एक तस्वीर मिली है जिसका नाम जो था, जिसके बारे में पता चलता है कि वह उसके साथ थे। जैसे कि हेक्टर कैसियस क्रूज जो कि अपहरण करते हुए क्रूज के साथ अधिकारी से बचने में थे और माँ उनसे बंदूक से मारने का प्रबंधन करती है। जब भी क्रूज ने सोचा कि जो एक अपहरण फिरौती के लिए किया गया है, द मदर्स ने कहा कि यह उसे छुपाने के लिए, बुलवाने के लिए एक तरह से ये कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एक अपहरणकर्ता को खोजने के लिए दो सिरहवान ग्रुप और उसके ठिकाने के रूप में उसे सुरक्षित उजागर करने की उम्मीद में हैं। साथ ही साथ हेक्टर और सी से सहयोगी को पकड़ते हैं जो कि बताते हैं कि हेक्टर के घर स्प्रोट को आयोजित किया जा रहा है, जो कि खोजने के लिए दो हेक्टर के घर में घुसपैठ करते हैं। जो हेक्टर से बचने के बाद हेक्टर को मारने के लिए माँ पर वापस आते हैं। जो घर वापस आ जाते हैं तो माँ को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वह उसकी जैविक माँ है। और वापस रास्ते में माँ ने भागने का फैसला किया, जो कि क्रूज ने जो कि उसके पालन एक तरह से माता पिता को लौटा दिया। और साथ ही साथ लेवन उन्हें रोकने का प्रबंधन करता है, लेकिन माँ जॉन को बचाने के लिए आती है और लेवन क्रूज को मार देता है। लेकिन जो और द मदर भाग जाते हैं और घर लौटने पर जो महसूस करती है सुरक्षित नहीं है, माँ जो उसको उसके आजकल केबिन में ले जाती है और केबिन में द मदर उसे सर्वेंट ट्रेनिंग सिखाती है और दोनों बंधन में बंधने लगते हैं। लेकिन जब मदर को पता चलता है कि एडियंस उनके लिए आ रही है और उसने जो एक पूर्व सेना सहयोगी जॉनसन के साथ एक स्टोन पर छोड़ने का फैसला किया था, जो ये जानकर परेशान थी कि उसे उसकी अपनी माँ द्वारा फिर से छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो कि उसकी माँ को उसके कार्यों के मध्य से देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, ना कि शब्दों के। जो मुख्य रूप से अपनी एक तरह से माँ से एक पत्र मिलता है जिसमें वह सब कुछ समझाती है जो उसने जो कि किया है, और जब केबिन में वापस जाने का फैसला करती हैं और अपनी माँ को हमलावरों से बचाने में मदद करती है। हेवन और उसके आदमियों का दोनों के साथ अंतिम टकराव होता है और माँ लेवन के साथ आदमियों को मारने में कामयाब हो जाती हैं। साथ ही साथ इसी के बाद बताया जाता है कि द मदर स्पिन करती है और समय रहते हुए उसे मार देती है। लेवन और एल्बस की मृत्यु के साथ द मदर जो कि उसके पालन और परिवार पे लौटा देती है, वह छिपने की जरूरत नहीं है और माँ दूर से जो कि उसे देखती रहती हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जेनियर लॉफन द मदर के रूप में एक नाम संचालित हथियार है। साथ ही साथ एडियंस 11 के रूप में जोसन फ्रीड एक पूर्व SSI मिरियन और विलियम्स क्रूज के रूप में ओमर हार्डवर्क एक MPBI एजेंट है। साथ ही साथ गोल्गोचन बैरन हेल्टर एलवोर्ड एक हथियार डीलर के रूप में, जोनथन के रूप में पोलिरेशन, लूसी पेन जो कि एक रूप में माँ की अलग हो चुकी किशोर बेटी जिसे गोद लेने के लिए छोड़ दिया गया था, और टोलियन के रूप में जीसन गोलियन और छोनन के रूप में सोवन सीनेट जॉनसन और एल्वोर विलन के रूप में एडी फोर्ट आपको मुख्य रूप से देखने को नजर आए हैं। साथ ही साथ प्रोडक्शन भी हम आपको बताया कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। मुख्य रूप से फरवरी 2021 में ये घोषणा की गई कि जॉन फिल लॉफर फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गई है, जिसमें मिशन ग्री और एडियन ब्रॉड की स्क्रिप्ट और निकोल क्वेरे द्वारा निर्देशित की गई है, जिसमें नेटफ्लिक्स विकसित करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ सितंबर 2021 में ये घोषणा की गई कि जोफन फ्लेज और होवन हार्डविक और साथ ही साथ पॉल एसन और लूसी पेज फिल्म के कलाकारों में शामिल हो चुके हैं। और अक्टूबर 2021 में जेनसन गोर्जन और सोवन सीनेट जॉनसन फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए हैं। और प्रिंसिपल फोटोग्राफी 4 अक्टूबर 2021 को वैंकूवर में शुरू हुई और 11 जनवरी 2022 को कोविड-19 वेरिएंट के प्रकोप के कारण फिल्म को एक तरह से रोक दिया गया और उसे डिले कर दिया गया। मार्च 2022 में क्यूब के शहर के रूप में लास पैम्पिस में ग्रीन केरन के पुराने शहर का उपयोग करते हुए ग्रैंड हैनियन और स्पेशन द्वीप पर फिल्माते हुए वही स्थान पर गेमनेट लोटेर का उपयोग लोकेशन के रूप में किया गया था और एक विपल में एक पार्टी को फिल्माने के लिए द्वीप के दक्षिण को चुना गया था। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी के बारे में मैंने कई डिटेल बताई और साथ ही साथ इसकी रेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। एक ग्रीड वेबसाइट रोड टमेटोज की समीक्षाओं के आधार पर 66 समीक्षाओं के आधार पर 44% एक सकारात्मक रेटिंग है और औसतन 10 में से 4.8 की रेटिंग दी गई है।
फिल्म को 12 आलोचनाओं में से 100 में से 44 अंक मिले हैं, जो कि मिश्रित औसत समीक्षा दर्शाती हैं। मूवी अभी एक तरह से नेटफ्लिक्स या OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। इसी कारण इसे धीरे धीरे जैसे ही वीकली डाटा शो करता है एक तरह से नेटफ्लिक्स, उसके अंदर मेरा जितना अंदाज़ा है ये नंबर 1 या 2 पर आने वाली है, क्योंकि लोगों द्वारा इसे बहुत ही पसंद किया जा रहा है और साथ ही साथ बड़ी तादाद में भी देखा जा रहा है। कुछ ही दिनों के अंदर ये वीकली में टॉप 1 या 2 पर आने वाली है। तो दोस्तों यदि आपने इसे देख लिया है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो दोस्तों मैंने इस मूवी की स्टोरी तो आपको एक्सप्लेन कर दी है, साथ ही साथ अब के प्री प्रोडक्शन और एक तरह से डार्क प्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब इसके बारे में एक तरह से प्री प्रोडक्शन डार्क प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अब मूवी के जो डायरेक्टर हैं, जो कि इस मूवी को डायरेक्ट करते हुए नजर आए, उनके बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निकी कारोल के बारे में, जो कि इस मूवी को डायरेक्ट करते हुए नजर आए हैं। इन्हें एक तरह से जाना जाता है निकी जीन कारोल के नाम से। इनका जन्म 30 सितंबर 1986 को हुआ। न्यूजीलैंड के एक फिल्म निर्देशक और स्क्रिप्ट राइटर है। उनकी 2002 की फिल्म हेवन राइट की आलोचनाओं के रूप में प्रशंसा की गई और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कई पुरस्कार भी इन्होंने जीते। उन्होंने डिज्नी के मूल्स के 2020 के लाइव एक्शन संस्करण का निर्देशन किया, जिससे वह दूसरी महिला और दूसरी न्यूजीलैंड निर्देशक बन गई जिसने डिज्नी के $100 मिलियन से भी अधिक के बजट वाली एक तरह से संगीत, वीडियो गेम, विज्ञापन, टेलीविजन नाटक और फिल्म आदि को एक तरह से लेकर। साथ ही साथ इनके बारे में बेसिक डिटेल की बात कीजिए तो निको जीन कारो इनका नाम है और 30 सितंबर 1986 को इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र 56 साल है। वेलिगट न्यूजीलैंड में इनका जन्म हुआ और ऑकलैंड विश्वविद्यालय और स्वीबन औद्योगिक विश्वविद्यालय और कैनेडियन विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन ली। मुख्य रूप से ये एक फिल्म डायरेक्टर हैं, फिल्म निर्माता हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। इस इंडस्ट्री में इनका सक्रिय वर्ष 1984 से वर्तमान तक है और इन्होंने उल्लेखित कार्य इनका वेल राइडन और थॉर्न क्रेंटी और द विंटर लक और साथ ही साथ द म्यूजिकल फायर मूल, साथ ही साथ और भी आपको देखने को मिले। इनके जीवन साथी एडियो लिस्टर और आज इनकी 2 बच्चे भी हैं। कैरोल का जन्म वेलिंगटन न्यूजीलैंड में हुआ था। उन्होंने काजिमा कॉलेज और ऑकलैंड फिर डायनोस स्कूल ऑफ गर्ल्स से भाग लिया, जहां उन्होंने पूर्व छात्र पुरस्कार मिला। और केरिन ने 1988 में ऑकलैंड विश्वविद्यालय में एलमन स्कूल और फाइन आर्टेड में BA के साथ स्नातक किया और फिर मेलबोर्न और ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुख्य रूप से ये आपको देखने को मिले। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में ये बहुत अच्छी तरीके से काम करते हुए नजर आई। इनके इन परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें और भी जगह पर एक तरह से काम करने का मौका मिला। साथ ही साथ इनके जीवन के बारे में बात की जाए तो कैरोल ने अपनी पहले धातु की मूर्तियों के साथ काम करने में रुचि दिखाई, लेकिन बाद में उन्हें फिल्म और अपनी रुचि में दिखाई और उन्होंने इस क्षेत्र में कोई एक तरह से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में ये बहुत लंबे अरसे से काम करते हुए नजर आ रही है। किताब पढ़ना और स्क्रिप्ट के लिए मोड ड्राफ्ट लिखते हुए करी और केरिन की माँ हर एक को लिखने के बाद उसके हास्टिंग ड्राइव को टाइप करती थी। और निर्देशक में केरिन का पहला अनुभव तब था जब उन्होंने न्यूजीलैंड में ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ऑर्थर और नए के ऑफ द टोवर इंश्योरेंस जैसे विभिन्न कंपनियों के लिए मुख्य रूप से विज्ञापन बनने के लिए लिखने और निर्देशन करने के लिए प्रोडक्शन कंपनी द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद थी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ प्रोडक्शन कंपनी द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद एक और देश है जहां पर पहले एक तरह से सफलता मिली उनको। मुख्य रूप से उन्होंने डायरेक्शन का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन अभिनेताओं के साथ काम करना शुरू करने के बाद उन्हें लगा कि ये सहज है और केरन काम में लघु फिल्में जैसा कि कीवी टीवी श्रृंखला जैक्सन और फॉल का पुरस्कार नामांकन एपिसोड और कई संगीत वीडियो शामिल थे, जिसमें स्टोर जैक और फिट सिंह मुख्य रूप से बैड और नॉट फेयर और हॉट का पुरस्कार विजेता भी हैं। साथ ही साथ जिसके बाद उन्होंने सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो के लिए
मुख्य रूप से एक अवार्ड जीता और 1990 में न्यूजीलैंड संगीत पुरस्कार में, और 1992 में निर्माता ओवेन होज ने उन्हें आधे घंटे के टीवी नाटकों की तरह में योगदान करने के लिए आमंत्रित करने के बाद उनका ध्यान टीवी नाटकों में बदल दिया। द समर द वीक्स और साथ साथ जिसमें केरत द्वारा योगदान दिया गया, और 1984 के एनफेड फिल्म एंड टेलीविजन ऑडिशन में 3 नामांकन अर्जित किए। विशेष रूप से केरोल की अन्य कृति और सर ड्यू रेट और लीमन एंड द फोर्स में कान फिल्म समारोह में प्रतिस्पर्धाओं के लिए चुने गए। केरोल के पहले के बाद जानबूझकर जीवन के लक्ष्य और रिश्तों को इच्छाओं के लिए महिलाओं को खोजने का चित्रण किया और उन्हें प्रशंसित नाटक प्लेस और स्वाद एवं माध्यम वर्ग की महिला के बारे में था और ब्रह्मसुख और प्रेमी की खोज कर रही थी। और 1986 में एनजेड फिल्म और टेलीविजन पुस्तकों में सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन नाटक और सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए नामांकित हुए। साथ ही साथ टेलीविजन नाटकों की उनकी प्रस्तुतियों के साथ उन्होंने मुख्य रूप से शॉर्ट फिल्में और 1984 और फुटेज 1986 सहित कई वर्ष क्षेत्र में भी विकास किया। और कैरोल की पहली फीचर फिल्म मेमोरियल एंड डिजायर है, न्यूजीलैंड की संस्कृति और जीवन शैली पर आधारित है। 100% शुद्ध न्यूजीलैंड पर्यटन अभियान शुरू करने के साथ साथ रेखित का प्रदर्शन करने के लिए थी, लेकिन यह कम हो गया और बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक परिणाम और मिश्रित अंतर्राष्ट्रीय समीक्षाओं को देखने को मिला। ये जापान में विशेष रूप से सच था, जहाँ माना जाता था कि फिल्म में जापानी संस्कृति के सार पर कब्जा नहीं किया। साथ ही साथ इसके साथ मुख्य रूप से 1988 में से कान सप्ताह में आलोचनाओं के सप्ताह के लिए चुना गया और 1999 में फिल्म को न्यूजीलैंड फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नई फिल्म के लिए चुना गया था। तो दोस्तों इसी के साथ ये और भी कई मूवीज में देखने को मिले हैं, साथ ही साथ कई मूवी का डायरेक्शन भी इन्होंने किया है। केरन ने विड राइडर को लिखे और निर्देशन किया, जो कि एक एडवर्ड लड़की के बारे में एक मूवी थी, जिसमें अपने दादाजी और जनजातियों के अन्य पुरुषों के बारे में एक तरह से बताया गया था। और केरा का तर्क था कि वे विड राइडर लिंगवाद की तुलना में नेतृत्व के बारे में अधिक है, क्योंकि एमोरा भी गहरी से एक धर्मत करती हैं। और केरो कहती हैं कि एक माँ और जी कहावत है कि महिला पीछे से नेतृत्व करती है। उन्होंने 13 वर्षीय किशोर जैसन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए ऑस्कर के लिए नामांकन प्रदर्शन करने के लिए निर्देशन किया। फिल्म का बजट 2 मिलियन था, जिसमें एक प्रमुख फिल्म के लिए छोटा माना जाता है, लेकिन फिर भी स्वदेशी कहानियों के लिए एक अच्छी व्याख्या मानी जाती है, जिसमें वे व्याख्या और प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ 50 से भी अधिक विभिन्न पुरस्कारों के लिए जातियों का नामांकन होगा। और साथ ही साथ मुख्य रूप से नॉट एंड शॉट करने के बाद कैरोन फीचर फिल्म द विंटर लैक 2009 लिखने और निर्देशन करने के लिए न्यूजीलैंड वापस चली गई, जो कि एक किसान वाइन मिशन के बारे में था और एक कदम से ही विंटेज वाइन बनने के लिए तैयार थी। फिल्म ने उन्हें वेल राइट स्टाइन कीस फैशन हैजन के साथ फिर से जोड़ा और 2013 में कैरोन ने डैन एक्समैन की नॉन फिक्शन किताब पर अधिकार द गुरजन कावल की फिल्म के रूपांतरण को निर्देशन करने की योजना बनाई। ये 2017 में जारी की गई है और आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाओं के मिश्रित एक तरह रेटिंग के साथ है। और FF2 मीडिया के साथ साक्षात्कार में कैरोन ने कहा कि सिनेमाओं में महिला दृष्टिकोण से महिला काम करती में काम करने कार के लिए है, इसलिए उन्होंने अपने फिल्म में इसी प्रकार की दृष्टिकोण को शामिल करना आवश्यक समझा। कैरोन ने केविन स्टोन अभिनेता मैकफर्ड और USA का निर्देशन किया। ये फिल्म 2015 में जारी की गई और इसे एक महत्वपूर्ण सफलता मिली। और कैरन प्रदर्शित ओपर गायिका मिरिन और अरबपति आयस्टन कोहेन के साथ उनके संबंधों के बारे में जीवन फिल्म केशन का लेखन और निर्देशन करने के लिए तैयार थी। 2016 में मार्वल्स ने सुपर हीरो फिल्म कैप्टन मार्वल निर्देशन करने के लिए महिला फिल्म निर्माता को नियुक्त करने का फैसला किया था, जबकि कोरोन को जेनिफर के साथ दावेदारों में एक साथ थी। बाद में 1983 में एनिमेटेड हिट मुलर के एक लाइव एक्शन अनुसरण का निर्देशन के लिए नामांकित किया गया। और फरवरी 2017 में केशवर कोजिटनी के मुलन का लाइव एक्शन रूपांतरण को निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया, जिसमें 2000 में विशेष समीक्षाओं के लिए रिलीज किया गया। और मुलान को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए 46वें सेटन पुरस्कार द्वारा मुख्य रूप से दिया गया। और एवा डोन के बाद 100 मिलियन से भी अधिक बजट वाली फिल्म निर्देशन करने वाली स्टूडियोज की दूसरी महिला है।
2018 में एरिकन इन टाइम और तारकिन वेंटिंग 2017 की जो मूवी है एक तरह से थॉर राइनोल्ड के बाद दूसरी न्यूजीफर्ड है। 18 नवंबर 2017 को केरन अमेजन टीवी श्रृंखला की डेविड जॉनसन और सीक्वेंस की कई एपिसोड निर्माण करेगी जो कि टेलर ट्रिन के उपन्यास पर आधारित है और रीज पितृदूप पर निर्मित है। साथ ही साथ इनके बारे में बेसिक डिटेल के बारे में बात की जाए तो केरल का वास्तविक बेटी जिस तरह से हुआ, उनकी दो बेटियां हैं जो कि लुइस और पाल्स है और वेट नाइट की सफलता के तुरंत बाद उनकी पहली बेटी का जन्म हुआ जो क्योंकि कैरन गर्भवती थी वह फिल्म के किसी भी प्रीमियर में शामिल नहीं हो पाई और कैरन ने कहा कि वह दुखी थी, लेकिन साथ ही उसने सोचा था कि ये इतनी बुरी बात नहीं हो सकती क्योंकि अमेरिका में सफलता इतनी कठोरपंथी है। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने अपने करियर में कई फिल्में की जिनका इन्होंने डायरेक्शन किया। सबसे पहले मेमी एंड द डेशन, इसका डायरेक्शन इन्होंने किया, राइट इन्होंने किया। साथ ही साथ व्हीलर राइडर इन्होंने लिखा, साथ ही साथ डायरेक्ट भी किया। 2005 में नोथर काउंट्री, इसका डायरेक्शन इन्होंने किया, लिखा नहीं इसे। और द वेंटियन क्लॉक 2009 में इन्होंने ये इसका डायरेक्शन और राइटिंग दोनों इन्होंने की। इसके बाद MC फैट USA, इसका डायरेक्शन किया। साथ ही साथ द जुबिन वाइफ, इसका डायरेक्शन किया। द मदर्स का डायरेक्शन करते हुए ये हाल ही में देखने को नजर आई है। टेलीविज़न शो 2001 से 2002 तक मेरी पैंग के साथ ही साथ 2017 में एनियन विथ ए में मुख्य रूप से आपको देखने को मिली है। साथ ही साथ अवार्ड और केरन वेस्ट पोनियन मेंबरशिप अवार्ड, साथ ही साथ इन्होंने अवार्ड जीते। साथ ही साथ द समर क्वीन शेमिन अवार्ड, साथ ही साथ बेस्ट नोट ऑफ द अवार्ड म्यूजिकल अवार्ड अपने नाम करते हुए नजर आई हैं। तो दोस्तों इन्होंने भी कई अवार्ड जीते और कई बार एक तरह से अपने नाम को बढ़ाया है। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से काम करते हुए नज़र आ रही हैं। तो इनके बारे में मैंने जितनी डिटेल हो सकती थी सारी की सारी आपको बताई। साथ ही साथ और भी कोई डिटेल होगी तो मैं आगे कवर कर लूँगा। तो अभी इनको यहीं पर एक तरह से ख़त्म करते हैं। इनके बारे में जितनी डिटेल हो सकती थी सारी की सारी मैंने प्रोवाइड करा दी। इस मूवी की स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले इस मूवी की स्क्रिप्ट राइटिंग में एक तरह से देखने को मिला है मिशी ग्रीन है, जिनका जन्म 22 सितंबर 1984 को सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में हुआ, एक अमेरिकन स्क्रिप्ट राइटर निर्देशक है। वह HBO और ओलगेन श्रृंखला, लवक्राफ्ट कंट्री और शोध के ऐतिहासिक नाटक अंडरग्राउंड के निर्माता और कार्यकारिणी निर्माता के रूप में जानी जाती हैं। साथ ही साथ ग्रान इससे पहले हिरजोन एंड द से मार्किन के लिए स्टाफ लेखन और हेल्किन के निर्माता के रूप में चुकी है और 2016 में साथ ही हीरोइन के पूर्व छात्र को जो कि पोस्कन के साथ ग्रीन अंडरग्राउंड बना और अंडरग्राउंड रोड के बारे में एक पीरियड ड्रामा जो कि मुख्य रूप से एल्टोन दक्षिण और उत्तर के मुख्य राज्यों की सीमा पर होती है। 9 मार्च 2016 को WGN अमेरिका पर पहले सीजन का प्रीमियम हुआ और शो को सकारात्मक आलोचना प्रक्रिया मिली। 25 अप्रैल 2016 को नाटक ने दूसरे सीजन के लिए अंडरग्राउंड का नवीनीकरण किया जिसका प्रीमियम आपको 8 मार्च 2017 को होते हुए मिला। 2020 में ग्रीन ने आलोचना हॉरर शो लवक्राफ्ट कंट्री लिखी जिसका निर्माण गेट लाउंड के निर्देशन में किया गया। साथ ही साथ जॉर्डन पॉल ने भी इसे लिखा। साथ ही साथ इसी के साथ इनके बारे में और डिटेल में बताऊँ तो श्रृंखला दौड़ मुद्दे पर निपटी हुई है और 1950 के दशक में सेट की गई, जबकि HP लवक्राफ्ट के तत्वों का भी उपयोग किया गया। शो को HBO स्टैंड सीरीज ऑर्डर दी गई। श्रृंखला के लिए से सलाहकार और अंडरग्राउंड स्टीन जॉन और 2 जुलाई 2021 को HBO ने घोषणा की कि श्रृंखला दूसरे सीजन के लिए वापस नहीं आएगी और जनवरी 2021 में MGM द्वारा निर्देशित 2018 की टॉम रेड की अगली कड़ी जैसे MGM उल्लेख कर चुकी थी और एक फ्रेंचाइजी जिसमें प्ले स्टेशन पर भी अपनी प्रविष्टता के बाद खुद को प्रशंसित रूप से वर्णित किया। ग्रीन ने मई 2021 में अपने अधिकारी ट्विटर खातों के माध्यम से पुष्टि की कि वे स्क्रिप्ट का पहला मौजूदा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से आपके बारे में इनके बारे में बात कही जाए तो जुलाई 2021 में ग्रीन एप्पल TV के लिए टेलीविजन प्रोजेक्ट बनाने के लिए विकसित करने के लिए बहुवर्षीय संग्रह शोध का हस्ताक्षर किया गया। साथ ही साथ अप्रैल 2021 में ग्रीन को आगामी फिल्म क्लोटर जूस के लिए निर्माता के रूप में घोषित किया गया। वह आगामी नेटफ्लिक्स फिल्म द मदर्स का लेखन और निर्माण और
इसके साथ वॉर्नर ब्रदर्स के लिए एक आगामी ब्लैक कैनर फिल्म भी लिखेगी। और जनवरी 2001 से 22 में इन्होंने लेस लॉन्ड फिल्म फेंसवेयर के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की घोषणा की और हॉलीवुड में आने के बाद पहली बार स्क्रिप्ट बेची। और साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो द मदर्स 2023 में इसका निर्देशन इन्होंने नहीं किया, लिखा इन्होंने ही है, साथ ही साथ प्रोडक्शन भी इन्होंने किया है। और मुख्य रूप से इसके बाद एक और मूवी इनकी देखने को मिलने वाली है, सनफ्लावर। जी हाँ दोस्तों, इसका डायरेक्शन इन्होंने ही किया, लिखा भी इन्होंने ही है, साथ ही साथ निर्माता भी यही है। टेलीविजन के अंदर 2009 में एरवन सन्स के अंदर आपको देखने को मिली। और साथ ही साथ हीरोज 2009 से 2010 तक, 2016 से 2017 में अंडरग्राउंड, साथ ही साथ 2020 के अंदर लव क्राफ्ट कंट्री में मुख्य रूप से आपको ये देखने को मिली है। एक्सक्लूसिव एक तरह से ये आपको देखने को मिली है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में जितनी डिटेल हो सकती थी मूवी के स्क्रीन प्ले के अंदर जो देखने को मिले हैं तो मैंने बता दी। साथ ही साथ अगले जो कैरेक्टर है जिनका नाम है एडियन बॉर्फल। एडियन बॉर्फल का जन्म 1974 को हुआ। ये एक अंग्रेजी अब एक तरह से स्क्रिप्ट राइटर है, अभिनेता, निर्देशक और निर्माता हैं। ब्लफ कोड 2006 की ऑफ द ड्रामा फिल्म वर्ल्ड सेट लेखन और 2015 की जीवन ड्रामा स्ट्रेट आउट कॉम्पेंट के लेखन के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा और अकादमी पुरस्कार नामांकन अर्जन किया है। मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो 1984 में इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र 48 से लगभग 49 साल के बीच में यूएसए में इनका जन्म हुआ। कॉर्नेल विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ली। साथ ही साथ फिल्म निर्माता भी है। साथ ही साथ 1997 से वर्तमान तक ये इस इंडस्ट्री में आपको देखने को मिली है। जीवन साथी इनके 2004 में इन्होंने शादी की, ड्यूप्लिस से इन्होंने शादी की और इनके जीवन साथी के रूप में ये आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इनके बारे में प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो एडियन ब्रॉफ का जन्म 1974 को पॉन्टबेस मैसाचुसेट्स में यूएडी परिवार में हुआ। हाई स्कूल में स्नातक होने के बाद तो दोस्तों अब इस मूवी के अगले एक तरह से स्क्रीन प्ले जिन्होंने लिखने में इनका साथ दिया है उनके बारे में जानते हैं, जो कि इस मूवी के अंदर आपको स्क्रीन प्ले करते हुए इनका साथ देते हुए नजर आए हैं। उनका नाम है एडियन ब्लोस। इनका जन्म 1987 को है। एक अमेरिकन स्क्रिप्ट राइटर और अभिनेता, साथ ही साथ डायरेक्टर और निर्माता भी है। ब्लॉक को 2006 की आप द ड्रामा फिल्म विल्टेड एंड सेट के लेखन के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ इन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इसी वजह से इन्हें इतना जाना जाता है। 2015 की जीवी ड्रामा स्ट्रेट आउट कॉर्पन के सही लेखन के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ इसी के साथ इनके बारे में बेसिक डिटेल के बारे में बात की जाए तो तकरीबन आज इनकी उम्र 48 से 49 साल है। 1997 को इनका जन्म हुआ। यूएसए में कोलियन विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन ली। फिल्म प्रोड्यूसर और साथ ही साथ 1987 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ड्यूप्लेस इनके जीवन साथी का नाम है और सर्वश्रेष्ठ मूल स्क्रिप्ट राइटर के लिए अकादमी के एक तरह से पुरस्कार इन्होंने जीता है। साथ ही साथ एडेल ब्लैंक का जन्म 1974 को फुलसन मैनचेस्टर के युद्ध परिवार में हुआ। उन्होंने 1971 में स्नातक होने पर प्रेसिडेंट साउथ हाई स्कूल से पढ़ाई की। हाई स्कूल में स्नातक होने के बाद ब्लॉग ने नाटक अध्ययन करने के लिए कॉर्नेल विश्वविद्यालय में पढ़ाई करना जारी रखी। और कैरियर की बात की जाए तो ब्लॉग का संक्षिप्त अभिनय करियर कॉलेज के स्नातक होने के तुरंत बाद शुरू हुआ। 1997 में उन्होंने टीचर स्कूल ऑफ द एरियन निर्माता फिल्म गॉन में नामहीन बहन की भूमिका निभाई। और 2001 में ओल्जियन एलियन रोसपेन द्वारा निर्देशित लघु फिल्म आई ब्लो एडी के लिए लोग एक लोकप्रिय हाई स्कूल लड़की के रूप में एक छोटी भूमिका निभाते हुए नजर आए। 2005 में ब्लॉक्सन ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया और ड्यूक वेल्स द्वारा निर्देशित स्वतंत्र फिल्म टॉप फ्लैट और डॉक्टर ब्रिस्ट की भूमिका निभाई। साथ ही साथ इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में बात की जाए तो 2002 में ब्लॉक ने ड्यू फ्लैश के साथ लघु फिल्म डोस्टन का लेखन किया, जिसमें फ्लैश ने निशान के रूप में भी काम किया। फिल्म में एक ऐसी व्यक्ति की कहानी दिखाई गई है जो कि हाल ही में उसे छोड़कर एक मॉडल को खोजने की कोशिश करता है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से काम करते हुए आ रहे हैं। साथ ही साथ 2006 के अंदर ये मुख्य रूप से ब्लॉट्स के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले। इसका ब्लड स्टेट प्रीमियम आपको देखने को मिला। साथ ही साथ इसी के साथ स्क्रिप्ट राइटर और फिल्म में फीचर लंबाई वाली फिल्मों के लिए उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग की शुरुआत हुई।
इस फिल्म को निखिल क्रेज और माइकल फैन और 2 पुलिसकर्मियों की भूमिका निभाते हुए नजर आए। 9/11 के दौरान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद लंबे में फंसे हुए थे और ग्रैंड लॉर्ड्स एजिस की युद्ध जनरल ने बताया कि इसके ब्राइटन समय और ब्रुक ने वर्णन किया है कि वे अमेरिकन देशभक्त के बारे में एक और फादा फिल्म और महाकाव्य फिल्म नहीं जानते हैं। इसके बजाय उसने फिल्म को बचे लोगों के लिए 9 से 11 के दौरान उन्हें बचाव में सहायता करने वाले लोगों के लिए श्रद्धांजलि के रूप में लिखते हुए एक जैसे इस मूवी का निर्माण किया। उनके लिए फिल्म गैर राजनीतिक रखने वाले विचार थे। उन्होंने यह भी बताया कि वे ब्लॉस के इसके राइटिंग के लिए काफ़ी शोध कर रहे उसे दर्दनाक घटना से बचे हुए कई लोगों के साक्षात्कार लिए, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। साथ ही साथ दोस्तों कहानी को ठीक से संतुलित करने के लिए जिम्मेदारी के रूप से लिया गया और पटकथा और ब्लॉक के काम के सफलतापूर्वक रूप में देखा गया, यहाँ तक कि वे शो में संस्थान मिले। साथ ही साथ 2013 में डेटन हॉलीवुड में बताया कि बोलो यूएस स्टूडियोज के लिए काम कर रही है। तो दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई। साथ ही साथ अब इसके जो कास्टिंग है जो कि इस मूवी में मेन है वो आपको देखने को मिले, उन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये 12 तारीख को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई थी। उसके प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए, फरवरी 2021 में ये घोषणा कर दी गई थी कि एक तरह से जेनिफर लॉरेंस फिल्म के कलाकारों में शामिल हो चुके हैं और साथ ही साथ इसकी शूटिंग उसी समय से एक तरह से बढ़ी, एक तरह से उसमें एक तरह से छड़ाव आया और अच्छी तरह से उसमें एक तरह से शूटिंग एक तरह से फुल्ली प्रोसेस में आ चुकी थी। और इसी के चलते चलते सितंबर 2021 में ये घोषणा की गई कि इसमें जोशन फ्लेस और भी कई कलाकार इसमें जुड़े गए और अक्टूबर 2021 में मुख्य रूप से इसके अंदर फिल्म के कलाकारों में और भी कलाकार शामिल हो चुके हैं। और इसी के साथ इसी के चलते चलते 2021 के एंड तक इस मूवी को एक तरह से पूरी तरीके से शूट कर लिया गया। उसके बाद चलते चलते इसकी एडिटिंग की गई और वीएफएक्स और मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब किया गया। बनाया तो क्या ऐसे ऑप्शनल रूप से इंग्लिश में है, लेकिन मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब किया गया और मल्टीपल कंट्रीज में अवेलेबल है। ये इंडिया के अंदर भी अवेलेबल है, साथ ही साथ हिंदी में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों जाइए अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसे देख सकते हैं। बेसिक स्टोरी तो मैंने आपको बता दी और ये मूवी बहुत ही जबरदस्त है, एक्शन भी आपको भर के देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अब इसके बारे में थोड़ी और डिटेल है, कास्टिंग के बारे में वो हम आपको बताते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी के जो मेन कैरेक्टर हैं उन सभी के बारे में हम एक-एक कर सारी डिटेल हम जानने वाले हैं। तो वो सबसे पहले हमने लिया था इस मूवी के जो एक तरह से स्ट्रीमिंग के अंदर यानी एक तरह से जो कैरेक्टर आपको देखने को मिले। सबसे पहले बात करते हैं जिसके अंदर जोसेफ फिनियंस का, इनका पूरा नाम जोसेफ एल्ब्रिन ट्यूलर वाइक्लेस फिनर्स है। मुख्य रूप से इनका जन्म 27 मई 1970 को हुआ। जोसेफ फिन्स के नाम से जाने जाते हैं। फिल्म, मंच और टेलीविज़न के लिए एक अंग्रेजी अभिनेता है, पत्रकार और विलियम्स ने देखे हुए कि अंग्रेजी संस्कृति इतिहास के लिए जाने जाने वाले लोगों में से एक है। फेस को विशेष रूप से उनकी बहुमुखी प्रतिभा और अवधि के टुकड़ों के लिए जाना जाता है। उनकी कई प्रशंसाओं एवं स्क्रीन एक्टर गिल्डन अवार्ड और ब्रिटेन एकेडमी फिल्म अवार्ड के लिए नामांकन शामिल हैं। साथ ही साथ मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो जोसेफ अल्बर्टस वॉल्किन का जन्म मुख्य रूप से 27 मई 1970 को हुआ। तकरीबन आज इनकी उम्र 52 साल है। विट्सेलियर इंग्लैंड में हुआ। मुख्य रूप से ये एक शिक्षा इन्होंने ली गैलबोर्ड संगीत और नाट्य स्कूल से बीए। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में 1983 से वर्तमान तक काम कर रहे हैं। और उनके जीवन साथी मारिया डोल्रेन डी रोज इन्होंने 2009 में अपने शादी की। साथ ही साथ मुख्य रूप से अभी इनके माता पिता मार्क फ्लिस और जोफिन लास है, जो कि दोनों ही एक्ट्रेस है। और इन्होंने शोकफेयर इन लव 1998 और विलियम शेक्सपियर के उनके चित्रण के लिए जाने जाते हैं, जिनके लिए उन्हें एक प्रमुख भूमिका और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए एक तरह से वाफ्टर पुरस्कार और एक प्रमुख भूमिकाओं में एक पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर गिल्डन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। एल्जब 1998 में सर रॉबर्ट ड्यूर और एनियन एबदा वुड्स 2001 और मार्टिन ल्यूर और इन ल्यूर 2003 और टीवी सीरीज अमेरिकन हॉरर स्टोरी 2012 से 2013 के दूसरे सीजन में मोनिस्टीन टीयर अवार्ड जीता और टीवी श्रृंखला में कमांड फ्रेड वॉल्फर्ड के रूप में उनका प्रदर्शन रहा। और हैरिल्टन ने 2017 से 2021 तक 2018 में एक ड्रामा सीरीज उत्कृष्ट सहायक अभिनेताओं के अंदर अपनी भूमिका निभाई, जो कि लोगों द्वारा बड़ी पसंद की गई।
साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो फ्रेशर का जन्म 1970 में सेलिब्रेस ब्रिटेन इंग्लैंड में हुआ, जो कि एक किसान और फोटोग्राफर मार्क शीन 1983 से 2004 और एक लेखन जेफन लेशन 1988 से 1983 के बेटे हैं। उनके पास एक ब्रिटेन द्वीप वंश है और उनके भाई बहन अभिनेता राइफल फ्रिज है, उनके संग मार्थन फिनिश और मोफियन है, संगीतकार वैनफन फिनिश, और इसी के साथ और भी कई कलाकार इनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनके भतीजे हीरोस टीन एक हैरी पॉटर द एंड द हाफ ब्लड प्रिंस से डॉल युवा में मुख्य रूप से भूमिकाओं में निभाते हुए नजर आए हैं। मुख्य रूप से ग्रेजुएशन की बात की जाए तो फेस ने शिक्षा समीक्षित रूप से आयरलैंड के गणराज्य से ली और साथ ही साथ फिर लड़कों के साथ स्पेन स्कूल में चले गए और साथ ही साथ अपनी 11+ परीक्षा पास करने से पहले उन्होंने मिशन स्कूल में जाना एक तरह से चालू किया और शहर के कैथन क्लब में एक स्वैच्छिक प्राप्ति राज्य दिवस वेपन विद्यालय में यंग व्हीकल और यूथ थिएटर शामिल होने से पहले उन्होंने 1 साल के लिए शेफोन के कला विद्यालय में भाग लिया और फंडस ने बाद में लंदन के कोलहोल्स स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा में 3 साल का एक प्रशिक्षण लिया। साथ ही साथ 1983 में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। और मुख्य रूप से इनके बारे में और डिटेल की बात की जाए तो फिनेंस की पहली पेशावर मंच उपलब्धि द वोन साहब को देखने को मिली। साथ ही साथ इन ब्लेंस में मुख्य रूप से वेस्ट, जिसके बाद उन्होंने ए मैथ इन द क्रूड और इसके बाद वह 2 सीजनों के लिए रॉयल शेक्सपियर कंपनी के सदस्य बने। उन्होंने 1985 की टेलीविजन फिल्म द वेरियस ऑफ द पॉपिन किरण के रूपांतरण में विलेन के रूप में अपना टेलीविजन डेब्यू किया। साथ ही साथ उनकी पहली फीचर फिल्म 1986 की स्टेलिंग ब्यूटी थी और 1988 में फ्रेंसी 2 फिल्मों में दिखाई दिए। उन्हें अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। साथ ही साथ इसी के साथ उन्होंने एल्ब्रोज और रॉबर्ट ड्यूट की भूमिका निभाई और उन्होंने शेक्सपियर इन द लव विलेन ऑस्कर की भूमिका निभाई, जिसमें अग्रणी भूमिकाओं में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए प्राप्त पुरस्कार और स्किन एवर्ट ग्लोडन के लिए नामांकन प्राप्त किया। प्रमुख भूमिकाओं में एक पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार मिला। साथ ही साथ कैच से मुख्य रूप से 2006 में देखने को मिला, 2001 में फिनेंस से फिल्म एनिमेटेड एंड द गॉड्स में दिखाई दिए, 2002 में उन्होंने स्वतंत्रता फिल्म फिर एक तरह से किलिंग मी स्पॉट में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने टीम बस एनिमेटेड फिल्म सिनाबाद एजेंट ऑफ द 7 सीजन में ब्रैड पिट के साथ प्रोटीन के रूप में अपनी आवाज़ दी। उसी बस उन्होंने मार्टिन लूथर की भूमिका निभाते हुए सीमित रिलीजिंग फिल्म लूथर में अभिनय किया। वह द मोर्सन ऑफ द वेनिस पर दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने विशन चित्रित किया। और फिनियस 2006 में गोल्डन वेंस ऑफ द फ्लेयर के अंदर मुख्य रूप से वर्ल्ड ग्रैंड सेकंड में देखने को मिले। साथ ही साथ 2006 में वह द डॉर्विन अवार्ड्स ऑफ द मोलियन ब्रांड में फिल्म में दिखाई दिए और एल्विस ब्रेयर और फैशन में मुख्य रूप से देखने को मिले। और टेलीविज़न की बात की जाए तो फ्रेंस ने ABC विज्ञान श्रृंखला एक्सप्लोर में मुख्य रूप से अभिनय किया, जो एक तरह से 27 सितंबर 2009 को आपको ऑफिशियल रूप से देखने को मिली। साथ ही साथ 27 मई 2010 तक वह मार्क वेनियन के रूप में मुख्य रूप से देखने को मिले और उन्होंने स्टीन मार्क भाग 2 की श्रृंखला के लिए एक तरह से डायरेक्शन भी किया। साथ ही साथ इसी के साथ अपने करियर में कई वो मूवी कर चुके हैं जो कि बड़ी सुपरहिट रही है। और अमेरिका हॉरर स्टोरी के दूसरे सीजन में, जिसका प्रीमियम अक्टूबर 2012 में हुआ, फिंचर ने मुन्ने थिमोट ओवन की भूमिका निभाई। 2017 से 2021 तक फिनेंस ने कॉमेडियन फ्रेंड और वाटरफॉल के रूप में लू श्रृंखला द हेडवेंट की शुरुआत की। मुख्य रूप से अगस्त 2009 में फिनेंस ने टेस्कन में एक रोमन कैथलीन समारोह में स्पेन एलियन मोल की एक स्विस मॉडल और मारियन गोल्डन क्रिजन से शादी की। उनकी सेम और इसबेल नाम की 2 बेटियां हैं। यह परिवार पालन और फेलिस स्पेन में रहते हैं। मुख्य रूप से ब्रिटेन स्टीन थॉमसन कोरियन फाउंडेशन ऑफ द चिल्ड्रन के लिए अपना कार्ड डिज़ाइन करने और उस पर हस्ताक्षर करने वाले एक फ्रेंच का एक महसूस बस्ती है। और मई 2014 में EB पर कोडन की नीलामी की गई। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से 1995 में द विलियन ऑफ द हॉपी क्रेन में आपको देखने को मिले। 1986 में ये आपको इसी के बाद एक और अपकमिंग मूवीज़ में देखने को मिले, जिसका टाइटल मैं ऑफिशियल रूप से यदि आपको बताऊँ तो था उसका इल्बेजियन। साथ ही साथ शेक्सपियर इन लव
1988 में, 2000 के अंदर रैक एंड ऑलमन और इमली इन द गेटर में मुख्य रूप से आपको देखने को मिली। साथ ही साथ ड्यूटी 2001 2002 के अंदर मुख्य रूप से लियो, साथ ही साथ किलिंग मी सॉफ्टी 2002 में, 2003 में 3 के अंदर सिम्बैड लीजेंड ऑफ द सेवन सेज और लूथर 2003 में, साथ ही साथ रनिंग विद द स्पिन द ड्राइंग अवार्ड 2006 में और गोडियन बैंडफेड अवार्ड मुख्य रूप से इसमें देखने को मिले 2008 में। इन्होंने स्प्लिट अवार्ड और साथ ही साथ द रेड के अंदर 2008 में मुख्य रूप से आपको देखने को मिले। साथ ही साथ 2014 में द गेम मेकर, साथ ही साथ 2015 में स्टेंगर पेलर और 2015 में PSY, साथ ही साथ 2016 में रीस के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले। 2016 में ऑन विश ऑफ द एंगल्स द लास्ट रेस में मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ 2030 में द मदर्स के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले और अपकमिंग मूवी द वे ऑफ द विल्ड के अंदर आपको मुख्य रूप से ये देखने को मिलने वाले हैं। टेलीविज़न शो की बात की जाए 2008 में प्रीटन हैंडसम और 2009 से 2010 में फ्लैशिंग फॉरवर्ड और साथ ही साथ 2011 में कैमलेट के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले। 2012 से 2013 में अमेरिकन हॉरर स्टोरी, 2017 में एयरबर्न मिस्टेन और 2017 से 2021 में द हैंडमेड टेल के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले। 2019 में शेरवर्ड के अंदर 6 एपिसोडों में देखने को मिले और प्लेस के अंदर से द वुमन ब्लैक के अंदर लॉर्डम 1983 में देखने को मिले। साथ ही साथ अवार्ड्स की बात की जाए तो 1998 में इन्होंने लेस वैगन फिल्म फेस्टिवल सोसाइटी अवार्ड जीता। साथ ही साथ इसी के साथ BFT अवार्ड, साथ ही साथ ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट अवार्ड और ब्रॉडकास्ट फिल्म सेटियन अवार्ड जीता। साथ ही साथ MTV मूवी अवार्ड, साथ ही साथ इसी के साथ स्क्रीन एक्टिंग गोल्डन अवार्ड, स्टेलिंग अवार्ड, साथ ही साथ और भी कई अवार्ड इन्होंने जीते। साथ ही साथ हाल ही में 2019 से लेकर 2022 तक तकरीबन 3 साल कंटिन्यू इन्होंने स्क्रीन एक्टर गोल्डन अवार्ड कंटिन्यू अपने नाम करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी के जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई। साथ ही साथ इस मूवी के जो अगले कैरेक्टर है ओमरियन हैडविग के बारे में हम थोड़ी डिटेल और जानते हैं। मुख्य रूप से ओमियन लैतिफ हार्डविक इनका जन्म है 9 जनवरी 1997 को हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता है जिन्हें जेस्ट गोस्टन सेट के नाम से जाना जाता है। स्टार्स पावर के नायक और जैक स्पैट की आर्मी ऑफ द डेड में वोटन के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 2021 में उन्हें सेट इन द एरियन के अंदर 2008 में जाना जाता है कि ऐसे 2010 के लिए जाना जाता है और टायर पेपर और साथ ही साथ द कलर एक दस गर्ल के लिए 2010 के लिए इन्हें जाना जाता है। साथ ही साथ द डार्क ब्यूटी में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। BET नेटवर्क में बिन मैरियन जेन के रूप में इन्हें जाना जाता है। मुख्य रूप से ओमियन फैटिन हार्डविक का जन्म 9 जनवरी 1997 को हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 50 साल है। सोवेन जॉनसन USA में हुआ और मुख्य रूप से जॉनसन विश्वविद्यालय से ये ग्रेजुएट हैं और मुख्य रूप से ये एक अभिनेता हैं। सक्रिय वर्ष इनका इस इंडस्ट्री में 2001 से वर्तमान तक हैं और इनके जीवन साथी के बारे में बात की जाए तो जेनिफर पार्कर मुख्य रूप से 2012 में इन्होंने शादी की और इनके आज 3 बच्चे भी हैं। प्रारंभिक स्तर और ग्रेजुएशन के बारे में बात की जाए साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ आपको ये कई मूवीज में भी देखने को मिले हैं। मुख्य रूप से स्तर की पढ़ाई करने के बाद हॉटन ने शुरू में सेंट रिचर्ड में शामिल होने की उम्मीद में फुटबॉल में अपना करियर बनाना चाहा। उन्होंने खुद को NF से ड्राइव। साथ ही साथ दोस्तों इनके एक तरह से बारे में बात की जाए तो संतुलित अभिनेताओं के साथ हॉटविग ने भी अपने कक्षाओं के भुगतान के लिए एक अजीबोगरीब काम किए। सफल होने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और आखिरकार उन्होंने 2004 में टीवी फिल्म स्क्रीन फ्री सीट में ब्रेक मिला। इसके बाद उन्होंने फीचर फिल्म द गार्जियन ऑफ द शेटवेल की एक श्रृंखला में नियमित भूमिकाओं में बुक की और भूमिकाओं के लिए उन्हें फायरमैन ऑफ द पैरामाउंट के रूप में 2 साल का परिचय दिया गया। 2010 में डार्विक प्लान और वी थिएटर ग्रुप के संस्थापक सदस्य बने और रोज एजिस और एरियम थिएटर में एक्सपर्ट ब्राउन के से संस्थापक बने। उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी प्रे लाइफ फिल्म्स के संस्थापक भी हैं। साथ ही साथ 2011 में डार्कविल ने समीक्षाओं पर प्रसिद्ध हिट और हाई फिल्म के रूप में अपनी भूमिका भी निभाई थी। जनवरी 2021 में ये घोषणा की गई कि वे
डार्विक को नेटफ्लिक्स के थिएटर सीरीज POF में गोल्डन बॉय के रूप में कास्ट किए गए, जिसमें इन्हीं नाम के करियर और स्पोर्ट उपन्यास पर आधारित है। साथ ही साथ इसी के साथ हमें इस स्कोर के साथ साथ पैरामाउंट के अंदर अप्रैल 2022 में घोषणा की गई कि वो 25 नवंबर को रिलीज हुई पैरामाउंट की फिल्म पेट इन ब्लू की मशीन के अंदर मुख्य रूप से भूमिकाओं में नजर आएंगे। साथ ही साथ इनके बेसिक डिटेल के बारे में बात की जाए तो हर्डबर्ग ने 2000 के दशक में जेनिफर जे प्राइम के साथ एक रिश्ते में शुरुआत की, जो कि अमेरिकन मूल निवासी जर्मन मूल की थी। उनके परिवार ने उन्हें नस्ल और बारटेन के कारण अस्वीकार कर दिया। 2008 में दंपति का पहला बच्चा मृत पैदा हुआ था और अपने बेटे को खोने के बाद अभिनेताओं ने अपनी बहन सानी हॉर्डवेन और भाई मादी हॉर्डन को होदी हार्डविक में जून 2012 में शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। साथ ही साथ मुख्य रूप से 2 नोवन और एक बेटी ब्रेव है। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2002 में मंडेलियन, 2004 में मुख्य रूप से यह आपको देखने को मिली विद इन द वॉल, द मैप क्रूज, साथ ही साथ ब्यूटी शॉप 2005 में, साथ ही साथ ग्रेडियन 2006, गैंग और द गोडियन, साथ ही साथ मेरे नहर द स्टीन एनन, द नेक्स्ट डे एयर 2009 में, 2010 में द ए टीम, फोर्ट कॉर्नर्स गर्ल, साथ ही साथ आई विल फॉलो, स्पीक और मॉडल ऑफ द वूनेस में मुख्य रूप से आपको देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों 2014 में लैप डांस, साथ ही साथ विल ग्रेडनेस और अमेरिकन स्किन और स्पिल 2020 में, और 2021 में आर्मी ऑफ द ड्यूटी, फ्लैश हाई 2022 में, 2030 में द मदर्स में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनके जो एक तरह से टीवी शोज है, टेलीविजन शोज जिनके अंदर ये मुख्य रूप से देखने को मिले, उनके बारे में भी हम कई डिटेल बताएंगे। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप सभी के दोस्तों तक पहुंच सके और आप तक भी पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम बात करने जा रहे हैं इनके टेलीविज़न शो के बारे में। 2004 में शो की फ्री सिटी में मुख्य रूप से ये आपको किरदार निभाते हुए नजर आए। साथ ही साथ 2005 में क्रोशिंग जॉर्डन में मुख्य रूप से देखने को नजर आया। 2006 में सेवर्ड और मेल्डन, 2008 में सिस, 2008 में 2009 से 2010 में डार्क ब्लू, साथ ही साथ लीज ऑफ मी, और 2010 में चेस और ब्रेकआउट किंग, साथ ही साथ पिंग मेरीजियन में मुख्य रूप से 2013 से 2014 में देखने को मिलेगी। 2021 में दैट डेमन अमेरिकन चे, साथ ही साथ 2022 में आर्मी ऑफ द डेड लॉस्ट ऑफ द वेगन 2022 में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ म्यूजिक वीडियो भी इन्होंने अपने करियर में तकरीबन 5 से 6 किए हैं। हाल ही में 2018 में फर्स्ट वीगन में मुख्य रूप से ये आपको देखने को मिले। तो दोस्तों इन्हीं के साथ इन्हीं के बारे में सारे डिटेल हमने बता दी है। अब मूवी के जो अगले कैरेक्टर हैं जिनका नाम है पॉल रासिन। पॉल रेसिन, इनका जन्म 7 अप्रैल 1998 को हुआ। ये एक अमेरिकन अभिनेता है। मंच, फिल्म और टेलीविजन के अनुभवी व टोकर पार्क और मनोरंजन में एक छोटे भूमिकाओं सहित कई परियोजनाओं में दिखाई दी है। 2021 में उन्होंने साउंड ऑफ द मेटल, 2019 में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताओं के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकित किया गया। उसी वर्ष बीजन सेम में नाइजन अंतर्राष्ट्रीय गायक और निर्माता द्वारा अपने सार्वभौमिक विश्व संगीत में संयुक्त राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। बॉलीवुड फर्स्ट गायक जसदी रूरल और साथ ही साथ अभिनेता क्रिस्टियन जूरल के रूप में गान की गायिका डैन फोर्स सहित कई अन्य मिश्र संगीत गायकन के साथ परियोजना में देखने को मिले। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 7 अप्रैल 2001 तक 7 अप्रैल 1998 को हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 75 साल है। शिकागो USA में जन्म हुआ। अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये मुख्य रूप से अमेरिकन है। साथ ही साथ एक अभिनेता है। सक्रिय वर्ष इनका 1997 से वर्तमान तक है। और साथ ही साथ पेशन का जन्म शिकागो इलिविस के रॉन बीच के मिशन राइट के बेटे के रूप में हुआ। उनका परिवार मुख्य रूप से पोलिस है, जिनका मूल रोबिन है, और एक तरह से उनके माता पिता ने इनका पालन पोषण किया। राशि को 2020 में रिलीज हुई साउंड ऑफ द पैंटन में मुख्य किरदार के लिए लिया गया, जो कि उनका एक तरह से करियर में सबसे उभरता हुआ एक तरह से दृश्य था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताओं में अन्य प्रशंसाओं के लिए नेशनल सोसाइटी ऑफ द फिल्म
किड अवार्ड भी मिला जीता और सर्वश्रेष्ठ के पुरुष के लिए इंडिपेंडेंट अवार्ड भी जीता। साथ ही साथ निर्देशक डेरियन मार्ट के लिए अनुसरण किया और इसी भूमिकाओं के लिए कई हाई प्रोफाइल अभिनेताओं के लिए इन्हें अवार्ड दिए गए। इस भूमिकाओं के लिए इन्हें कई हाई प्रोफाइल अभिनेताओं से संपर्क किया गया, लेकिन परिणाम के लिए रेशन को उनकी पारिवारिक के कारण चुना गया था। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इनकी फिल्मोग्राफी कुछ खास नहीं है। इन्होंने 1997 में फर्स्ट मूवी की जिसका नाम था रेंट ओ कॉप। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ 1990 में स्मॉट ठीकल, साथ ही साथ 1983 में ड्रैगन द ब्रीले स्टोरी, साथ ही साथ 1986 में द ग्लीनर मैन, साथ ही साथ फाइटिंग टमी रियल, साथ ही साथ सी वॉल्फ के ब्रीड के अंदर मुख्य रूप से ये आपको देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ साउंड ऑफ द मेटल, विजन ऑफ द क्रॉसिंग 2023 में द मदर्स में मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में थोड़ी और डिटेल में आपको बताऊँ तो मुख्य रूप से कई मूवीज़ में ये देखने को मिले, टेलीविजन शो में ज़्यादातर ये देखने को मिले। सबसे पहले 1992 में बीटी और LA लॉ, साथ ही साथ इकॉन फ्लैक्स में 1995 में, 2002 में ER में, 2003 में 10 to 8 में ड्यूटी ऑफ द एक्सपायर्ड में देखने को मिली। वेज वीगन, लकी लोए, साथ ही साथ 2008 में लाइफ है फ्री रेडियो, 2009 में साथ ही साथ स्विचिंग बर्थ और 2012 में टिजोल एज द ईस्टर में मुख्य रूप से मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। और 2018 में गोल्ड 10 के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले। 2019 में बास्केट्स में, 2030 में पेरी मोशन में मुख्य रूप से ये आपको देखने को मिले हैं। साथ दोस्तों इसके साथ कई अवार्ड्स इन्होंने जीते उनके बारे में मैंने बता दिया। जेनी फन अवार्ड इन्होंने सबसे पहले इनका पहला अवार्ड था जो कि 1995 में इन्होंने जीता। 2000 के अंदर इन्होंने एशियन फिल्म सेटियन एस्टोन अवार्ड जीता। साथ ही साथ BAFTA अवार्ड्स इन्होंने अपने नाम किया। तकरीबन 2020 में इन्होंने तकरीबन 5 अच्छे अवार्ड जीते। बॉलीवुड सर्कल एक्शन अवार्ड, इंडिपेंडेंट स्पीड अवार्ड, नेशनल बॉडियन ऑफ द रिव्यू अवार्ड, साथ ही साथ ओनली ऑफ द सेटिन अवार्ड। साथ ही साथ 2022 के अंदर भी इन्होंने कई अवार्ड जीते हैं। वेस्टिंग डीसीयर फिल्म सेटियन अवार्ड, HT लॉस फिल्म अवार्ड और सैन ब्रेन एन फिल्म अवार्ड। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने प्रोवाइड कराई। अब इस मूवी की जो अगले कैरेक्टर हैं जो कि इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिले, बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार है। इनकी कई फिल्मों के बारे में भी हमने बता दिया है, तो इनके बारे में जानते हैं। मुख्य रूप से इनका नाम है गोल्स गेरियन बॉन्ड। मुख्य रूप से ये स्पेनिश है और इनका जन्म 30 नवंबर 1998 का हुआ। ये एक अमेरिकन मैक्सिकन अभिनेता है, निर्माता है और उन्हें बैड एजुकेशन 2004, द मोटरसाइकिल डेरियन 2004, हेमिशन पोरस 2000 और वाई तुम मैन टेम्पर 2001 और बैरेस 2006, कॉर्ग 2017 और वर्ल्ड 2021 फिल्मों में इनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स टेलीविजन विशेष पोर्ट एंड बाय नाइट 2022 में टाइटेनिक के चित्रण के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए मोजन इन द जंगल 2014, 18 श्रृंखला में रोडिन दी सृजन के लिए उनकी भूमिकाओं के लिए दिया गया। साथ ही साथ और भी कई अवार्ड हैं जिन्हें इन्हें दिए गए। मुख्य रूप से 30 नवंबर 1998 में इनका जन्म हुआ। तकरीबन आज इनकी उम्र 44 साल है। गैल्बर्ट जीलियस मैक्सिको में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है, साथ ही साथ एक निर्माता भी है और इस इंडस्ट्री में 1990 से वर्तमान तक काम कर रहे हैं। इनके 3 बच्चे भी हैं और इनकी एक से शादी हो चुकी है। गोशन बर्न 2005 में मुख्य रूप से मोटरसाइकिल डायरिंग में एक युवा जेन गेवन के चित्रण के रूप में मुख्य रूप से आपको देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ इस इंडस्ट्री में ये बहुत पुराने हैं, एक तरह से अरसों से काम करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने साथी अभिनेता डियन लूस और मैक्सिकन सिटी में प्रोडक्शन कंपनी कैनियन फिल्म्स के संस्थापक भी है। 2016 में टाइम पत्रिका ने उन्हें वार से टाइम 100 में प्रभावशाली लोगों में यानी एक तरह से टॉप 100 ब्यूटीफुल एक तरह से लोगों में इन्हें लिया गया। 2020 में द न्यूयॉर्क टाइम ने उन्हें 21वीं सदी के 25 महान अभिनेताओं में इन्हें 25वें स्थान पर रखा गया। साथ ही साथ प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की जाए तो गौशन बर्नर का जन्म कैटबॉन मैक्सिको में हुआ था, जिन्हें पेटियन बर्नर एक अभिनेता और एक पूर्व मॉडल भी है।
साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ गोशन बन का जन्म गेटवेल मेक्सिको में हुआ है, जो कि पोर्टल पर एक अभिनेता पूर्व मॉडल के साथ है, एक तरह से एक अभिनेता नृशंक के पुत्र हैं। उनके सौतेले पिता सोजन योजन है, जिनकी उनकी मां ने तब शादी थी जब गोजन बन युवा भी थे। उन्होंने सिर्फ 1 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू कर दिया था, यानी एक तरह से जब वो युवा हुआ किशोरावस्था यौवन में अभिनय करते हुए बिताते थे। जब वह 14 वर्ष के थे तो गोशन बॉन में मेक्सिकन में उन्होंने स्वदेशी लोगों को पढ़ाना सिखाना और अक्सर विचन लोगों के साथ काम करते थे। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में इसी के साथ इन्होंने अपने करियर में कई एक तरह से सुपरहिट फिल्में दी, जो कि इन्हें एक तरह से जिनके साथ इन्हें जाना जाता है। साथ ही साथ इन्होंने मेक्सिकन के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूएनएस में 10 साल का अभिनय की शुरू किया, लेकिन एक लंबी छात्र हड़ताल के दौरान उन्होंने यूरोप के चारों के घूमने के लिए विश्राम लेने का फैसला किया। इसके बाद वे लंदन चले गए और सेंट्रल स्कूल ऑफ द स्पीच ड्रामा में अध्ययन करने से पहले वे मेक्सिकन बन चुके थे। साथ ही साथ दोस्तों इनके और डिटेल के बारे में बात की जाए तो सॉप ऑफर में गोशन बेल की सफलता के बाद मेक्सिको निर्देशक एल रोड्रिगेज ने गोशन बेल के उनके निर्देशक बनने वाली पहली फिल्म ओस्पेन पेर में 2020 में एक भूमिका की पेश की। इस फिल्म ने अच्छी समीक्षा प्राप्त की। साथ ही साथ इन्होंने इस दौरान कुछ थिएटर में भी काम किया, जिनमें 2005 में हितर से एलमेडे थिएटर में फेंट्रेंस गोजन लॉर्ड द्वारा बोशन प्रोडक्शन में शामिल हुए। साथ ही साथ ने गोजन मुख्य रूप से मिशन वॉर्ड और बोलियन सेंध की प्रशंसा दी। गोजस बोलस ने अपनी पहली फीचर फिल्म टिफिन का निर्देशन किया, जो कि 2007 में शुरू हुई। उन्हें 2008 की फिल्म बैंड की कास्ट किया गया, जो कि 1995 में नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। साथ ही साथ गोजिस ब्रांड और डीएन ल्यूस के इस फिल्म के मालिक और कंपनी हाल की गोल्ड फिक्स प्रोडक्शन के साथ अपना हाथ बटोरते हुए नजर आए। 2010 में उन्होंने एनपेट एंटरटेनमेंट के सहयोग से मार्क सीवर के साथ 4 लघु फिल्मों का निर्देशन किया। साथ ही साथ अप्रैल 2014 में उन्होंने 14 के कान फिल्म समारोह में प्रमुख प्रतियोगिता जूरन के सदस्य के रूप में घोषित किया गया। 2014 में उन्होंने अमेजॉन स्टूडियोज कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला मोजेट इन द जंगल में रेडियन की सूची की प्रमुख भूमिकाओं में मुख्य रूप से देखने को मिले। शो में उनके प्रदर्शन की सराहना दी गई, जिससे उन्हें 2016 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया। 2016 में उन्होंने 2 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भाषा फिल्म डेविन रूदेन मुख्य रूप से अकादमी पुरस्कार के लिए उपस्थित थी। साथ ही साथ 2017 में उन्होंने 2017 में सैंड्राइट फिल्म फेस्टिवल यूएसए टाइमिक जूर के सदस्य के रूप में घोषणा की। उसी वर्ष उन्होंने हेक्टर एक मरे हुए चालबाज और विक्शन एनिमेटेड फिल्म को की मुख्य भूमिकाओं की आवाज़ प्रदान की। अक्टूबर 2019 में गोजेस पर्नस और डियो ब्लूस ने घोषणा की कि वे एडम ग्राउंड के साथ टीवी और फिल्म में विकास कंपनी EXI कंटेंट की क्रिएटिव एडवर्ड बोर्ड में शामिल हो रहे हैं। 2021 में गोशन बॉन्ड ने ए नाइट एशवेंट थिएटर में गोल्डन का अभिनय किया। 2021 में बोनन को इसी नाम के कॉमिक चित्रण के आधार पर मार्वल स्टूडियोज प्लस डिज्नी की विशेष वेरिएंट वोट में बाय नाइट में कास्ट किया गया। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से 1986 में इन्होंने अपनी पहली फिल्म की, जिसका ऑफिशियल टाइटल मैं आपको बताऊँ तो बी ट्रैपर क्रोज है। साथ ही साथ 2000 में एमरॉन प्रियर, साथ ही साथ 7 डोंट टेम्प्ट मी, 2001 में विडियन प्राइवेट, साथ ही साथ ई ऑल दी इन मूव्स में मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ 2002 में द क्राइम ऑफ द फादर एप्रो, 2003 में गुड लिबर, साथ ही साथ बैड एजुकेशन 2004 में, साथ ही साथ द किंग 2005 में, 2006 में स्क्रीन ऑफ द स्लिप में, साथ ही साथ द पास्ट 2007 में, 2008 में ब्लिंड इन नीड्स में मुख्य रूप से देखने को मिले। माउंटेन 2009 में, लोस इन्वेस्टिबल मुख्य रूप से देखने को मिले। इवेंट द रेन में मुख्य रूप से देखने को मिले। केस डी पेरिडियन में मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ 2014 में क्रिश चोवर्स में मुख्य रूप से देखने को मिले। 2015 में जूम एक दशे मूवी के अंदर आपको मेन कास्टिंग के अंदर देखने को मिले। साथ ही साथ इसके साथ कोका के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले और हॉर्डन मेकन बोर्ड में मुख्य रूप से आपको अपकमिंग मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इनके करियर में इन्होंने कई मूवीज़ की, साथ ही साथ इसी के साथ कई अवार्ड्स जीते। साथ ही साथ इन्होंने
जो एक तरह से कई बुकें भी लिखी उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँ तो वो भी बहुत ही गज़ब एक तरह से राइटर है ये। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। बुक्स के बारे में एक आध बुक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत ही गज़ब राइटर है। साथ ही साथ पहले अवार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। 2001 में बेस्ट एक्टर मेजर अवार्ड जीता, 2017 में बेस्ट एक्टर मेजर एशियन अवार्ड जीता। साथ ही साथ और भी कई अवार्ड इन्होंने अपने नाम किए। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई, साथ ही साथ अपडेट बताई, फैक्ट बताई और कई चीज़ें हमने और बता दी। इनके कैरेक्टर के अवार्ड्स तक भी मैंने बता दिए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने दामादस मूवी के बारे में जाना, जो कि ऑफिशियल रूप से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिली थी। इसकी स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर दी किस प्रकार से एक माँ संघर्ष करती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। साथ ही साथ ये स्टोरी पूरी इस पर बेस है, ये इसके अंदर आपको जमकर एक्शन देखने को मिलने वाला है और साथ ही साथ मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसी के साथ आप हिंदी में भी इसे देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज के बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट कर दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यदि आपको किसी और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस के बारे में किसी भी सीरीज के बारे में जानना हो तो आप नीचे कमेंट कर दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमने दामादस मूवी के बारे में सारी डिटेल जान ली है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।